सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कोशिका के विभाजन की संपूर्ण समरी के रूप में आज बात करेंगे। अपना कोशिका टॉपिक खत्म हो चुका है, विभाजन हो चुका है। आज विभाजन को समझेंगे। ओनली पूरी समरी पढ़ेंगे कि कैसे आखिर कोशिका में विभाजन होता है। पहली चीज, लाइक शेयर सबको करना है और आगे फॉरवर्ड भी करना है। अब देखो क्या होता है बेटा, आप समझ लेना। यदि आज भी थोड़ा समझ में नहीं आया आपको तो एक बार इसी वीडियो को जरूर देखना। आप सुनो। मान लो ये किसी चीज की कोशिका है। शुरू से समझो। मान लो कि अपने एक कोशिका का छोटा सा कोशिका किस में होती है, जैसे कि अपने सिरिंज चुभोगे ना तो उसमें 8 से 10 कोशिकाएं आ जाती है। उसमें से क्या नाम से जो प्लेट होती है, जैसे अभी खून जांच कराने जाते हो, जब प्लेट होती है ना, कवर स्लिप बोलते हैं, कवर स्लिप को रुक के उसमें माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। तो उस कोशिका की बात कर रहा हूँ। जब उस कोशिका को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा तो कुछ इस तरीके की सी नजर आई। देखो, कुछ इस तरीके की सी नजर आई, गोलाकार संरचना। अब इस चीज को समझना। मैं इसमें पूरी कोशिका को लेके चल रहा हूँ। आज लास्ट दिन है, समझ रहा। ऐसी कोशिका गोलाकार नजर आई, है ना। तो वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने क्या कहा, सी नागेली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोज किसने की, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति कह दिया। समझो, कोशिका की बाहर की परत होती है ना, उसे कोशिका भित्ति कह दिया। जैसे कि अपने शरीर पादप कोशिका है, उसकी बाहर की परत होती है ना, उसे कोशिका भित्ति मान लो, है ना। तो इस तरीके को कोशिका भित्ति कह दिया। इसके अंदर क्या पाया गया, द्रव पाया गया। द्रव भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसमें कोशिका अंग पाए जाते हैं, है ना। कोशिकांग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, पादप पादप कोशिका की बात करें, हरितलवक हो गया, अंतःपर्दी जालिकाएं हो गई, गोल्जिकाएं हो गई, और रिक्तिकाएं। ये सब चीज़ें कोशिका अंगों में आती है, जो मैंने सारणी के माध्यम से बताया। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें एकल झिल्ली पाई जाती है, द्विकील झिल्ली या फिर झिल्ली रहित होते हैं। ये आपको सारणी में ध्यान आ जाएगा। इसके अंदर क्या पाया गया, केंद्रक। पहली बात कि इसकी खोज किसने की, आपको ये समझने में ही याद होंगे। खोज किसने की, ये कोशिका द्रव्य, इसकी खोज पुरकेंजे ने की थी। ये चीज ऐसे ध्यान हो जाती है। फिर केंद्रक आया, केंद्रक में क्या पाया गया, डीएनए। इसे बोलते हैं केंद्रक। यहां तक समझ में आया। इसमें कोशिकांग, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रत्युजालिका, राइबोसोम, डीएनए, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। इस कोशिका में अब विभाजन की बात करते हैं। तो मैंने विभाजन दो तरीके से आपको बताया कि एक तो कि बेटा कि इस जो मैंने आपको इस सारणी को समझना कि एक तो क्या चली, अंतरावस्था। अंतरावस्था का मतलब कि इसमें इसमें जो इसमें विभाजन चले, विभाजन चले मतलब अलग होने की प्रक्रिया चली, है ना। समझना, विभाजन कैसे चले, जीवन अवस्था में, G2 अवस्था में, GS अवस्था में और G2 अवस्था में। फिर विभाजन दो प्रकार का हुआ। कैसे हुआ कि एक तो केंद्रक द्रव विभाजन। समझो, मैंने बताया कि एक मान लो ये कोशिका है, कोशिका के द्रव में पहले मैंने बताया ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदी जालिकाएं हो गई, गोल्जिकाएं हो गई, लाइसोसोम हो गए, पादप कोशिका की बात करें क्लोरोप्लास्ट होगा। यहां तक समझ गई। इन कोशिका अंगों में विभाजन चला, जो तो किसके द्वारा चलेगा, अंतरावस्था के द्वारा। अंतरावस्था के द्वारा ये चलेगा कि इसमें फेज चलेगी, जीवन फेज। जीवन फेज क्या करेगी, इसमें आरएनए पाया जाएगा, उसका प्रोटीन का संश्लेषण करेगी और ऊर्जा का निर्माण करेगी। ये चीजें समझ में आ गई आपको
कि भाई इसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया गया, अंतःप्रदेश जालिकाएं पाई गई, इनमें क्या करेगी, ऊर्जा का निर्माण करेगी और विभाजन के लिए एक तरीके से तैयार करेगी। अब दूसरी बात करें कि इसमें मैंने बात की कि इसमें क्या पाया गया, एस अवस्था, ये क्या करेंगी, डीएनए का संश्लेषण करेंगी, यानी डीएनए का निर्माण करना प्रारंभ कर देंगी। फिर बात की कि G2 अवस्था है। अब G2 अवस्था क्या करेगी, अब मेरी एक तरीके से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, कि मान लो ये कोशिका है, इसमें कौन सी फेज चली, G1, S और G2। ये इनमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेश जालिका ये पाई गई, इनमें क्या करेगी ये कि प्रोटीन का, आरएनए का संश्लेषण करेगी, ऊर्जा का निर्माण करेगी। जब ऊर्जा मिलेगी किसी चीज को तो ये कार्य करने में सक्षम होगा, तो इनका निर्माण करेगी। फिर ये ऐस अवस्था आएगी जब इनमें ऊर्जा का निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण हो चुका होगा, तो ऐस अवस्था क्या करेगी कि डीएनए का संश्लेषण करेगी। डीएनए मान लो 46 गुणसूत्र है, किसी में 46 दूसरे में भी जाएंगे, तो आधा जब आधी होगी तो उनका संश्लेषण तो करना पड़ेगा बेटा, कि एक में बराबर हो फिर दूसरे में हो, तो इसलिए आधा करने के लिए ये डीएनए का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। आपको समझ में। फिर जब इसने तो पूर्णतः परिपक्व कर दिया, आरएनए का निर्माण कर दिया, प्रोटीन का निर्माण कर दिया, और इसने डीएनए का संश्लेषण कर दिया, फिर G2 अवस्था आएगी तो ये क्या करेगी, जब सारे में ही संश्लेषण हो गया, ऊर्जा भी मिल गई और इनको ऐसे डीएनए का संश्लेषण भी हो गया, तो ये क्या करेगा, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेश जालिका ये सारी हैं कोशिका अंग है, इनमें क्या करेगा, वृद्धि कर देगा और दुगुना कर देगा इनको, मतलब डबल कर देगा कोशिका के लिए, कि भाई एक कोशिका उसमें चल जाए, दो कोशिका बनाएंगी। तो मान लो ये कोशिका बनाएगी दो, जैसे कि आगे चलकर किस किस में टूटेगी, दो कोशिकाओं में, है ना। तो इसमें क्या करेगा, अब टूट गई, इससे पहले की बात कर रहा हूं कि इसमें क्या करेगा, मान लो G2 अवस्था चलेगी तो इसमें क्या करेगा कि राइबोसोम का निर्माण हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया का कर देगी, मतलब जो भी कोशिकांग होती है ना उनका निर्माण कर देगी ये वाली G2 अवस्था, है ना। इसमें भी इसी तरीके से डबल करने का मतलब ये है दोनों में करेगी, तो इसमें भी बन जाएंगे, मतलब जो एक 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 थे ना इनमें, तो वो क्या हो गए, डबल डबल हो गए। इसमें भी माइट्रोकॉन्ड्रिया बन गया, इसमें भी राइबोसोम बन गए, और अंतःप्रदेश जालिकाएं बन गई, डीएनए बन गया, ये सारी चीजें इसमें बन जाएंगी। ये फेज समझ में आई। अब समझो कि जब कोशिकांगों में तो भाई हो गई वृद्धि, कोशिकांगों ने अपने अलग अलग पार्टिसिपेट कर लिया, अलग अलग हो गए, लेकिन सर के ये द्रव का तो विभाजन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, द्रव का भी विभाजन होगा। तो मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से बताया केंद्रक द्रव का और कोशिका द्रव का। अब देखो कि केंद्रक द्रव, जो एक केंद्रक है, केंद्रक में भी तो द्रव पाया जाता है ना, और इसमें क्या होते हैं, डीएनए। तो ये केंद्रक का भी विभाजन करेगी और इस जो भार द्रव पाया जाता है उसका भी विभाजन करेगी। जो भार द्रव पाया जाता है उसमें विभाजन कैसे होगा, कि जैसे मान लो ये कोशिका है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है, इसमें क्या पाएंगे, गोल्जी का, अंतःप्रदेश जालिका, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ये पाए जाते हैं, ये पड़े रहते हैं। दुगुना करने का, संश्लेषण करने का और वृद्धि करने का काम तो इन्होंने कर दिया, अंतराफेज अवस्था ने, इन तीनों का काम था इन्होंने कर दिया। अब भाई कोशिका द्रव का भी तो विभाजन करना है हमको, तो इसमें क्या करेंगे, कोशिका द्रव विभाजन के लिए दो अवस्थाएं चलेंगी। पहली बात कि या तो भाई इसमें क्या हो कि ये दो टुकड़े हो जाए, या तो पट्ट का निर्माण हो जाए ऐसे कैसे सीधा और दो टुकड़े हो जाए तो कोशिका बन सकती है, या फिर ऐसे हो कि कोशिका ऐसे खांच खांच बन के और पूरी खांच बन जाए, ये समझी, ये पूरी खांच बन जाए और कोशिका अलग हो जाए, एक तो खांच के रूप में और एक पट के रूप में, तो जब भी तो होगा। तो पहली चीज कि अंतरावस्था में तो इनने तैयार कर दिया कोशिका अंगों को, इनकी सारी तैयारी कर दी कि ये तैयार है कोशिका दूसरी निर्माण के लिए, डबल भी कर दी हमने कोशिका अंगों को, और अब होगी तो आप ये दूसरी प्रक्रिया चलाओ कि भाई इसमें जो कोशिका द्रव है उसको अलग करो आप, हमने तो हमारा काम इन अवस्थाओं ने कर दिया। तो ये पट के रूप में होगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम,
ये आदि क्या है, इकट्ठा होने लग जाएंगी। गोल्जी का इकट्ठे होने लग जाएंगी, प्रोटीन का जो आर संश्लेषण करता है प्रोटीन इकट्ठा होने लग जाएगी। तो इसमें एक पट्ट का निर्माण होगा। कौन से का होगा बेटा, मैंने फेगोसाइटोसिस बताया। उसकी आगे बात करेंगे, फेगोसाइटोसिस को काट के फेगोप्लास्ट लिखना। फेगोसाइटोसिस की आगे बात करेंगे अपन। फेग फेगमोप्लास्ट यानी जमा हो जाएगा ना, तो एक फेगमोप्लास्ट की एक परत बन जाएगी। अब आपको लिखना कैसे, समझने का तरीका बता रहा हूं कि आप एक लाइन में कैसे समझ सकते हो। सोने की तैयारी मत कर। पट्ट के देखो ये सारणी बनाई, सुनो, ये सारणी बनाई, इसमें ये डाल लिया कि भाई आपको चित्र भी बना लो, साथ के साथ ये चित्र बनाना, उससे ध्यान रहेगा कि ये चित्र बनाया। अब धीरे धीरे पहली अवस्था चली तो अंतराफेज अवस्था में आरएनए प्रोटीन एटीपी का निर्माण कर दिया, और जो कोशिका की भित्ति पाई जाती थी ना ऊपर, उसको धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण हो गया, और G2 अवस्था में कोशिका अंग होते हैं, इनका दुगुना हो गया। इसने ये कार्य कर दिया एक अवस्था ने, तो तैयार हो गई कोशिका। अब कोशिका को भाई टूटना है, दो कोशिका बन गई, डबल बन गई, अब टूटना है। तो इसने क्या किया, कोशिका द्रव का विभाजन भी होना जरूरी है। तो कोशिका द्रव में पट्ट के रूप में निर्माण हुआ, उसको तो यहाँ पे ऐड कर लेना, फेगमोप्लास्ट। जो आपको ध्यान रहेगा क्या, फेगमोप्लास्ट के द्वारा। ये इसलिए शॉर्ट बना रहा हूं क्योंकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि इनको आप ये भूल गए ना, तो आप कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको मैं क्वेश्चन भी लिखा दूंगा। लो एक क्वेश्चन और लिख लेना यहाँ पे कि कोशिका कोशिका पट्ट कोशिका पट्ट का निर्माण किससे होता है। आप क्वेश्चन बना लेना, ऑप्शन नहीं दे रहा। फेगमोप्लास्ट। और फेगमोप्लास्ट में क्या क्या इकट्ठे होते हैं, एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, और भी अंदर का ज्ञान ले लो। अब चीजें ध्यान रखना, इससे हो गए। अब उतारना मत, बाद में उतार लेना जो बता रहा हूं। अब सुन लो बस। अब क्या हुआ, इस तरीके की सी कोशिका हुई, इसने क्या किया, जो खांचने और पटने बना, उसने तो कोशिका जो द्रव भरा रहता है उसका अलग किया, पार्टिसिपेशन किया दोनों का। जो अंतरावस्था चली उसमें G2 अवस्था, G2S अवस्था और G2 अवस्था चली। इनके अलग अलग कार्य है कि इसने तो कोशिका झिल्ली होती है, इसको समाप्त करने का कार्य किया, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया, और क्या किया, कोशिकाओं को। फिर दूसरी बात एस, इसने क्या किया कि भाई डीएनए होता है उसका संश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया। और G2 अवस्था होती है, इसमें क्या हुआ, कोशिका अंग वृद्धि हो गई। कोशिका अंगों में किस अवस्था में वृद्धि हुई, और डीएनए का संश्लेषण किस में हुआ। बेटा चुप रहो, समझ में आया। आगे बात करते हैं। अब बात हो गई, ये दोनों अलग हो गई, ये दोनों क्या हो गई, अलग हो गई। अब इनमें जो केंद्रक पाया गया, मैंने कहा ये केंद्रक, अब भाई ये चीज भी अलग हो गई। कोशिका भित्ति G1 ने अलग कर दिया, G2 ने, एस ने डीएनए संश्लेषण कर दिया, और G2 ने कोशिका अंगों को डबल करके वृद्धि कर दी, दोनों कोशिका के लिए तैयार कर दिया। कोशिका द्रव का भी विभाजन हो गया, एक तो खांच के रूप में हो गया, एक पट के रूप में हो गया। अब सर केंद्रक का तो विभाजन करो, ये भी तो बैठा है ऐसे कैसे, तो हम केंद्र का भी विभाजन करेंगे। तो मैंने बताया कि केंद्रक का विभाजन के लिए चार अवस्थाएं चलती है, एक तो प्रोफेज, एक मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके, अब इनको चित्रों के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो ये कोई कोशिका है, इसमें मैंने कहा ये क्या पड़ा है, डीएनए, केंद्रक है, केंद्र की बात कर रहा हूं। अभी मैंने किस किस की बात की बेटा, ये कोशिका झिल्ली, इसके अंदर जो पाए गए कोशिका अंग, और ये जो द्रव भरा रहा हुआ है इसमें, उसकी मैंने बात कर ली। समझ में आ रहा है। अब इसको मिटा,
मिटा देते हैं क्योंकि इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। बेटा मेरा पूर्णतः मोटिव ये रहेगा, आपके दिमाग में बैठ जाए, नहीं लिख तो आपने लिया ही, कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है। अब बचा कौन, केंद्रक। अब केंद्रक में मैंने बात की कि अवस्थाएं चलेंगी, एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके। अब ये क्या करेगी, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है, ये क्या करेगी कि बेटा इसको क्या नाम से, विभाजन के लिए एक तैयार रूप करेगी, तैयार करेगी विभाजन के लिए। तैयार ऐसे करेगी कि कोशिका झिल्लियों को क्या करेगी, जो कोशिका झिल्ली है उसको क्या करेगी, धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देगी। तर्कु तंतु होते हैं जिसमें क्या है कि ऐसे तर्कु तंतु बनेंगे बेटा, देखो ये डीएनए, तो ये क्या है, तारक काय। तारक काय का क्या काम है, कोशिकावस्था में विभाजन करना। ये तारक काय अब समझ लो उसका भी, जो ये तारक काय है इसमें क्या है, तर्कु तंतुओं का ऐसे निर्माण कर देगी ये। तो ये क्या है, विभाजन के लिए क्या हो गई, तैयार कर देगी, है ना। फिर दूसरी बात करें, में प्रोफेज में ये तैयार हो गई भाई विभाजन के लिए। अब इसमें डीएनए पाए जाते हैं, है ना, क्रोमोसोम है। अब इनको विभाजन करेगी तो मेटाफेज अवस्था में क्या करेंगे, ये ध्रुवों की तरफ ऐसे खींचना प्रारंभ हो जाएंगी। ये तो ये क्रोमोसोम को इधर खींचेगी, ये क्रोमोसोम को इधर खींचेंगी, ये को इधर, इसको इधर, और इसको इधर, और इसको इधर। अब आपको खींचते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसलिए इस मेटाफेज अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में साफ साफ नजर आती है कि ये अलग हो रही हैं और कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। तीसरी अवस्था क्या होगी कि ये धीरे धीरे जो डीएनए हुए हैं, खिंचे हैं, ये क्या करेंगे, अपने किसकी तरफ चल जाएंगे, ध्रुवों की तरफ पूर्णतः। और इसके इसमें क्या कर सकते हैं, आकार का पता लगाया जा सकता है कि किस आकार की कोशिकाएं बनती है, किस शेप में बनती है। इनकी शेप भी अलग अलग होती है, आई जे कि किस शेप में बनती है, इनके बारे में भी बात करेंगे। फिर दूसरी बात, जब ये प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज अवस्था हो जाएंगी तो टीलोफेज अवस्था में क्या करेंगे कि जो किसका निर्माण हो जाएगा, पहली बात कि तर्कु तंतु क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। डीएनए में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति वापस पुनः निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा, झिल्ली आ जाएगी और ये दोनों टुकड़ों में बट जाएंगे, तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये सिंपल वे में आपके दिमाग में बैठाया है। अब अध्ययन की दृष्टि से हम किस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। मेटाफेज अवस्था बेटा, मेटाफेज को अध्ययन की दृष्टि से इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें क्या है, ध्रुव की तरफ खिंचना प्रारंभ हो जाए। जब खिंचना प्रारंभ हो जाएंगे तो माइक्रोस्कोप में स्पष्ट तरीके से दिखने लग जाएंगे, तो इसलिए अध्ययन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है, किस अवस्था में होती है, पहली अवस्था में होगी, जब भी तो कोशिका निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ होगी कि इस अवस्था में कोशिका झिल्ली धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, डीएनए से तर्कतंतु निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। और फिर सबसे लास्ट की अवस्था कौन सी होती है बेटा, जो केंद्रक विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है, गुड, समझ में आया। आपको समझ में नहीं आता तो ये चीज बना लो। फिर दूसरी बात, आपको ये चीज लिख लो, इसके नीचे फेगमोप्लास्ट, कोशिका अंग में खांच का निर्माण कर लेना, इस तरीके के से एक चित्र बना लेना, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको हर चीज समझा दी, इसमें कोई लघुतात्मक, प्रश्नात्मक या फिर क्या कहते हैं शॉर्टात्मक, ये सारे नहीं आते, इसमें मात्र ऑप्शनल आत्मक आते हैं, तो इनको सॉल्व करना रहता है। तो आप समझो कि क्वेश्चनों का आंसर कैसे निकालते हैं। मेरा थ्योरी लिखाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है,
एक डायग्राम में पूरी कोशिका विभाजन समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़ाने का तो बहुत पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, फिर कोई मतलब नहीं। अभी इन्होंने कहा कोशिका विभाजन समझ में नहीं आया, तो मैंने इसका पूरा सार बता दिया मात्र थोड़ी देर में ही। अब आपको समझना है, सुनो। अब आपके एक चीज कि मैंने कहा कोशिका विभाजन 3 अवस्थाओं में होता है। कैसी कैसी अवस्थाओं में होता है कि 3 चीज चलती है। एक तो चलती है अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। एक चलती है समसूत्री विभाजन, एक चलती है अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको समझने का काम ये है, विभाजन की अवस्था है तो वो हो ही गई, लेकिन हम पता तो चले हमको कि किस किस में क्या क्या विभाजन होता है। अब पता ही नहीं है अपन को कि मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप अर्धसूत्री विभाजन लगा रहे हो, तो कभी गलत है, तो होगा ही नहीं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, 3 भागों में बांटा कि भाई अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं में, तो वो तो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, जीवित कोशिका में, सूक्ष्म जीवों में, और किसमें, विषाणु में होगा। क्वेश्चन यहीं से ही आता है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बस टिक करना है। बस ये सारणी देखी, आपका पूरा क्वेश्चन इधर सोल्व हो जाएगा सारणी के माध्यम से। ये चीज समझ में आई कि आपसे पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो जीवाणु में, प्रोकैरियोटिक में, सूक्ष्मजीव और विषाणु में होता है। अब बात कर ले कि कायिक कोशिका की। कायिक कोशिका का मतलब समझो। पहले आपने बात की समसूत्री विभाजन होता है। जैसे समसूत्री विभाजन कि आप छिपकली हुई, छिपकली की पूंछ किसी वजह से टूट गई, कट गई, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, कायिक कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन होंगे। कि समसूत्री का मतलब उसी तरीके की सी कोशिकाएं वापस बनना प्रारंभ हो जाए, न कि अलग तरीके की सी, सेम टू सेम, वैसी की वैसी, उसी तरीके की सी उसमें पूंछ का आना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ। अब मान लो मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में होता है, इसकी कोशिकाएं एक बार क्षतिग्रस्त होने पर इसमें कोई प्रकार का विभाजन नहीं होता, तो ये क्या होती हैं, विभाजित नहीं होती। तो जिनमें विभाजन नहीं होता वो तो विभाजित नहीं होती, जिनमें विभाजित होता है, विभाजन होता है, उनका मैंने नाम लिख के आपको बताया। कि अब ये भी लिख लेना, एग्जाम्पल छिपकली की पूंछ, पहला, और दूसरा यकृत। यकृत जानते हो, लीवर, लीवर। मैंने इतना शॉर्ट समझाया है आपको, इसका कुछ अलग ही मतलब नहीं निकल जाए, ये ध्यान रखना। कहीं आप ये भूल जाओ ये क्या लिखा दिया है, छिपकली और यकृत। इसलिए आप लिख लेना, मैं बताऊं जो भी लिख लेना, कि छिपकली की पूंछ में समसूत्री विभाजन के द्वारा पुनः इसका विभाजन होकर नई पूंछ का निर्माण हो जाता है। सेम टू सेम यकृत में लिख लेना, जिससे आप पढ़ो तो ध्यान आ जाए। अब बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।